अभी हम लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद खान और मेरे साथ हैं हारिस फारूक, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, जिनके पास लाइसेंस है इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का। हारिस भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? जी, अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, थैंक यू। आप हारिस भाई थोड़ा सा लोगों को अपने बारे में बताएं, थोड़ा तारुफ कराएं अपना। जी, मेरा नाम हारिस फारूक है और मैं रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ और कैलगरी में वेस्टमिंस्टर ड्राइव पर मेरा ऑफिस है। और मेरा बहुत तवील एक्सपीरियंस है इमिग्रेशन के सिलसिले में, कि ये मेरा मुख्तसर तारुफ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब आपको जानते हैं और आप काफी अरसे से ये इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कर रहे हैं और काफी ज्यादा आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं। अच्छा हारिस भाई, आज आप क्या आप हमें बताना चाहते हैं, नई चेंजेस जो हुई 2025 में, या 2026 का साल कैसे रहेगा? जी आबिद भाई, बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे कि 2025 का इख्तिताम होने को है और हम 2025 को खुदा हाफिज कह रहे हैं और 2026 को खुशामदीद कह रहे हैं। तो हम जी चाहेंगे कि हम आज की इस नशिस्त में, जो कि आबिद भाई ने टाइम निकाला और इसका एहतमाम किया, हम चाहेंगे कि हम डिस्कस करें कि 2025 में कौन सी बिग चेंजेस आई थी और जो कि अनाउंस की गई थी, और फिर 2026 और 2027 में हम क्या देख रहे हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं उन चेंजेस की वजह से। ओवरऑल जो इमिग्रेशन का जो एक सीन है वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। तो ये हमारा आज का बुनियादी टॉपिक है। जी जी जी, आप पहले थोड़ा सा बताएं 2025 और फिर 2026 के बारे में हमें बताएं कि क्या ठीक है होने भाई, थैंक यू। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, इमिग्रेशन जो है वो कनाडा की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा, एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। चाहे कंजर्वेटिव्स की हुकूमत हो, चाहे वो लिबरल्स की हुकूमत हो, इमिग्रेशन शुरू ही से चली आ रही है। लेकिन इमिग्रेशन का जहां तक ताल्लुक इकोनॉमी से है, वहां इसका ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी है। इकोनॉमी की अगर आप बात करें तो कनाडा वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मैस है, सब दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और इसमें नेचुरल सोर्सेज भी बहुत हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि, और बर्थ रेट भी आपको पता है, जैसे दीगर वेस्टर्न कंट्रीज में कम है, यहाँ पर भी कम है। तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि इमिग्रेंट्स को वो पिक एंड चूज करके लाएं जो कि कनाडा के लिए सूटेबल हो, और फिर वो आके कनाडा का हिस्सा बने, और ताकि ना सिर्फ उनका अपना फायदा हो बल्कि कनाडा की इकोनॉमी में भी वो ऐड इन करें। जहां तक 2025 की हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल फ्रंट पे दुनिया में बहुत सी चेंजेस हुई। एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट आपने जैसे यूके में राइज करते देखा, वहां पे भी मुजाहरे हुए, ऑस्ट्रेलिया में भी हुए एक आध, और यूएसए में, साउथ में जो हमारा कंट्री है जिसका कि बहुत हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, वहां पर भी एक बहुत एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट आया और उसका भी फर्क पड़ा 2025 की पॉलिसियों में। सेकेंडली, 2025 में बहुत बड़ी तादाद में टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स यहाँ पर थे, बल्कि अभी भी हैं, जिनको कि आगे परमानेंट रेजिडेंसी का कोई ऐसा खास पाथवे नहीं था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने फिर बहुत सी पॉलिसी चेंजेस की, जो कि जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा। जब पॉलिटिकल फ्रंट की बात करते हैं तो हाउसिंग शॉर्टेज को और जॉब्स की शॉर्टेज को, इन तमाम चीजों को मुर्द इल्जाम ठहराया गया कि एक बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आए हैं, ये एलएमआईए पे फॉरेन वर्कर्स आए हैं और फिर उनके डिपेंडेंट्स आए हैं, तो जिसकी वजह से ये सारी चीजें आई हैं। तो अभी भाई, अगर आप क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में चले, तरतीब से, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको शुरू से, स्टार्ट से बताता हूं कि क्या क्या चेंजेस अनाउंस की गई थी। जी जी, प्लीज प्लीज, मैं सुन रहा हूँ गौर से। जी, सबसे पहले तो हम जनवरी देखेंगे। 14 जनवरी को इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि, और अराउंड 3 मिलियन के करीब लोग हैं कनाडा के अंदर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स, तो एक, और स्टूडेंट्स और सब कुछ मिला के, यानी कि जो कि परमानेंट रेजिडेंट नहीं है और यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए सबसे बड़ी चेंज तो ये लेकर आए कि अब स्टूडेंट्स अपने, जो बंदा यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पर है वो अपनी फैमिली को नहीं ला सकेगा। इसमें उन्होंने
कहा कि नहीं सिर्फ मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स जिसकी, और मास्टर डिग्री भी वो जिसकी 16 मंथ्स ड्यूरेशन हो, या कि पीएचडी प्रोग्राम हो, या कुछ सिलेक्टेड प्रोफेशन उन्होंने चूज किए। तो स्टूडेंट्स का फैमिली का लाना भी इन्होंने जो है ना वो उसमें भी पॉलिसी चेंज की, उसकी वजह से स्टूडेंट्स की फैमिलीज आना भी बंद हुई। फिर उसके बाद इन्होंने जो जो स्पाउस या कॉमन लॉ वर्क परमिट होल्डर के साथ आते थे एलएमआईए वाले पे, पहले तो देखें सबके लिए ओपन था, वो इन्होंने उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया। उसमें इन्होंने कहा कि टीयर 0 यानी कि मैनेजेरियल जॉब हो, या टीयर 2 जो कि सुपरवाइजरी जॉब हो, यानी हायर लेवल की जो जॉब्स होंगी सिर्फ वही अपनी फैमिली को ला सकेंगे, बाकी लोग नहीं ला सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा इन्होंने अनाउंसमेंट किया। फिर उसके बाद इन्होंने जो इमिग्रेशन के ओवरऑल लेवल्स थे वो इन्होंने अनाउंस किए। वो तो आपको पता है जून में अनाउंस हुए। जब भी कनाडा में बजट आता है तो जहां पे बाकी फाइनेंशियल और फिस्कल ईयर्स की बाकी चीजें अनाउंस की जाती हैं, उसी तरह से इमिग्रेशन टारगेट्स भी अनाउंस किए जाते हैं। तो उसमें भी इन्होंने एक बड़ा सिग्निफिकेंट डिक्रीज शो किया कि टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स में हम लेके आएंगे। इसी तरह जो लोग पीआर पर आते हैं, अब मेरे सामने है डाटा लिखा हुआ, 2025 में 3,95,000 इन्होंने परमानेंट रेजिडेंट्स लेने का टारगेट था। 2026 में इन्होंने 3,80,000 का अनाउंस किया, और 2027 में 3,65,000 होंगे। अब ये जो पीआर का टारगेट है, इसमें वो लोग भी हैं जो यहाँ पे प्रोटेक्टेड पर्सन है, उनको पीआर मिलेगी। वो लोग भी हैं जो कि एक्सप्रेस एंट्री में आते हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आते हैं, और वो लोग भी हैं जो कि यहाँ पे शादी करके स्पाउजल वीजा पर आते हैं, और पेरेंट्स भी आते हैं। तो इन तमाम डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इकोनॉमिकल भी हैं, फैमिली स्ट्रीम्स भी हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन्होंने अनाउंस की। साथ में गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया कि हम इसको थोड़ा सा राइट साइज करेंगे और कनाडा की इकोनॉमी के मुताबिक करेंगे। तो प्रायोरिटीज गवर्नमेंट ने अनाउंस की, उसमें सबसे उन्होंने बताया कि फोकस हम इकोनॉमिक इमिग्रेशन पर रखेंगे, दूसरा फैमिली रीयूनिफिकेशन पर रखेंगे, तीसरा रेफ्यूजीज एंड ह्यूमैनिटेरियन पे, और फ्रांकोफोन इमिग्रेशन। तो ये 4 एक कैटेगरीज उन्होंने डिफाइन की कि इनको हम फोकस करेंगे, जिनको कि हम कनाडा में लेकर आएंगे। अच्छा, ये वैसे मुझे तो कोई बड़ा चेंज नजर नहीं आ रहा। मतलब तकरीबन आप कहें कि 10% शायद कमी की है, लेकिन कोई इतनी बड़ी सब्सटेंशियल कमी तो आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन कमी तो है। जी, कमी है, लेकिन देखिए ऑन द अदर हैंड अगर आप अबिद भाई देखें तो स्टूडेंट्स की रिफ्यूजल्स में बहुत इजाफा हुआ है। अच्छा, विजिटर वीजास की रिफ्यूजल में बहुत सारा इजाफा हुआ है। एलएमआईए देखें, पहले आप विजिटर पर आते थे, एलएमआईए का आप एलिजिबल होते थे, वो तो इससे पहले इन्होंने रूल खत्म कर दिया था, 2024 के एंड में खत्म कर दिया था। तो आप अगर ओवरऑल सीन देखें तो वो काफी चेंजेस हुई। फिगर्स में ये एक नेग्लिजिबल सा लगता है। वेट टाइम की मैं आगे बात करूंगा। वेट टाइम इन्होंने बहुत इंक्रीज किए, और वो पर्पजली किए ताकि इस तरीके से एक तरह से डिस्करेज किया जाए। और अभी आप देखें पिछले कुछ महीनों से बहुत बड़ी तादाद में जो टेम्परेरी रेजिडेंट वर्कर्स थे, स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पीजीडब्ल्यूपी किया हुआ था और वो पीआर नहीं ले पा रहे थे, इस तरीके से एलएमआईए पर लोग थे, तो उनका अगर ड्यूरेशन खत्म हो रही है तो उनमें से बहुत से लोग वापस जा भी रहे हैं। और ये गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी अनाउंसमेंट थी उसके उसके मुताबिक हो भी रहा है। ये इंडिया से बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं, मतलब इंडियन लोग यहाँ से बहुत सारे जा रहे हैं जो कि सिटीजन है या जी पीआर है। ये मिडिल ईस्ट जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, ये जी मैं जी अभी पढ़ रहा था, और मालदार मालदार इंडियंस जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये ये जो ये जो रेफ्यूजी का चक्कर है, इसको जी जी इन्होंने कुछ मुश्किल बनाया है। स्टूडेंट का तो आपने बता दिया, विजिटर का भी, और ये एलएमआईए का, सॉरी एलएमआईए का भी बताएं, प्लस ये जो सीआरएस स्कोर है जो स्किल्ड वर्कर हैं आते हैं, उनका आजकल क्या कट ऑफ चल रहा है, ये सारा जरा चारों देखिए के चारों। 500 की रेंज में चला गया। अब 500 ना एक बड़ा अनरियल फिगर है। बदकिस्मती से हुआ यूं था कि पेंडेमिक जब आया तो फ्लाइट्स बंद हो गई, आना जाना बंद हो गया, और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एक उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, लिबरल गवर्नमेंट थी, वो एक तरह के पैनिक मोड में चली गई कि शायद हमें टेम्परेरी फार्म वर्कर्स नहीं मिलेंगे। आपको पता है कुछ कनाडा के अंदर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि फूड की इंडस्ट्री है, और जैसा कि
एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खासतौर पे जो कि डिपेंड ही टेम्परेरी फॉरेन वर्कर पर करती है, तो वो उसको बहुत ज्यादा उन्होंने ज्यादा लोगों को लिया, लेकिन उस पॉलिसी को थोड़ा सा रोक देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका और उसी को चलाते रहे। अब जो आपने सीरियस CRS स्कोर का जिक्र किया, तो एक ना बड़ा एक अनइंटेंशनली कह लें या इंटेंशनली कह लें, एक बहुत ही रॉन्ग पॉलिसी हमारे सामने आई कि जो लोग CRS स्कोर में क्वालिफाई करते हैं, कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, मैं अपने सुनने वालों के लिए बताना चाहता हूं कि एक बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया जिसमें आपकी लैंग्वेज है, आपकी एज है, आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस है, आपकी कैनेडियन एजुकेशन है, आपकी फॉरेन एजुकेशन है, आपका कनाडा की जो मेन लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश या फ्रेंच, उसमें लैंग्वेज का स्कोर है, और फिर उसमें आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे बहन भाई रहता है। तो इन तमाम स्कोर्स को वो कैलकुलेट करके एक कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम का एक स्कोर बनाया जाता है। तो उसमें जो सूटेबल लोग होते हैं, वो पॉलिसी इस तरह की बनाई गई है कि दे आर द वंस विच आर नीडेड बाय कनाडा, क्योंकि जो एक छलनी से गुजर के आते हैं ना। अब बदकिस्मती से ये हुआ कि जो टेम्परेरी तौर पे लोग आ रहे थे वो बहुत ज्यादा आते रहे, उनकी आपने इनटेक बढ़ा दी। तो जो लोग एक सिस्टम से CRS स्कोर पे के सिस्टम से गुजर के कनाडा में आते थे, जिनके कनाडा में सेटल होने के ज्यादा चांसेस थे ड्यू टू देयर एजुकेशन कह लें या लैंग्वेज एबिलिटी कह लें या उनके वर्क एक्सपीरियंस को कह लें, तो वो स्कोर स्काई हाई कर दिया गया। यानी जो कनाडा के काम के लोग थे उनको डिस्करेज किया गया और अनस्किल्ड बहुत से लोग लाए गए। देखें, क्लीनिंग के लिए, लेबर के लिए और शेफ के लिए, LMI ट्रक ड्राइवर्स, यानी यू नेम एनीथिंग, जो कि सेमी स्किल्ड थे। और बदकिस्मती से उनमें से बहुत से लोग आइल्स में स्कोर नहीं ले पाते, उनमें से बहुत से लोगों के पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं होती, तो उनके आगे फिर PR लेने के रास्ते दुश्वार होते हैं। तो वो ज्यादा लिए गए और जो 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 CRS स्कोर के थ्रू आते थे, कनाडा के काम के थे, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी कर देगी। तो उसका एक बहुत बड़ा हमारे पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ। जहां तक आपने वापस जाने का कहा, तो बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि देखिए इमिग्रेंट तो आएगा तो वो जॉब मार्केट देखकर आएगा ना। इट्स अ ह्यूज डिसीजन कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं। आप चाहेंगे कि आप अगर इकोनॉमिक माइग्रेंट हैं, पॉइंट सिस्टम पर जिस तरीके से भी आप आए, तो आप चाहेंगे कि आपको एक डिसेंट जॉब मिले। अगर वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली आप यू विल मूव टू द ग्रीनर पास्चर। आप दीगर जो जो सरसब्ज जगह हैं जहाँ पे अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वहां पे आप चले जाएंगे। तो फिर इसी तरीके से लोग UAE गए और दीगर जगहों पे गए। जहां तक आपने पैसे वाले लोगों का जिक्र किया, तो ठीक है, बहुत से इसमें बिजनेसमैन भी थे, इंडिया वगैरह ये कंट्री से भी, तो वो भी वापस गए। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा ना कनाडा के लिए। अच्छा, रेफ्यूजी वालों का क्या चक्कर है? उनकी देखिए केसेस अभी तक रेफ्यूजी, एक्सेप्ट हो रहे हैं? अमेरिका से भी इलीगल क्रॉस करके आ रहे हैं, वो भी फाइल कर रहे हैं। देखिए उसके, हाँ, उसके ऊपर मैं आऊंगा। आपका जो क्वेश्चन है इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करना चाहूंगा। एक तो जो आप बता रहे हैं कि जो क्रॉस करके आ रहे हैं, तो उसके लिए तो BC-12 है। आपको याद होगा जब BC-2 आया था, जिसमें कि 1 ईयर कनाडा में प्रेजेंस का उन्होंने कहा था कि जी बैन करेंगे, हम नहीं लगाएंगे। तो आपने हमने एक लाइव प्रोग्राम भी किया था। तो वो C-2 अभी तक अप्रूव नहीं हो सका। फिर उन्होंने, गवर्नमेंट ने अक्टूबर में बिल C-12 लॉन्च किया, जिसमें कि ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी चीजों को उन्होंने रिमूव कर दिया। बेसिकली ये वही बिल है। तो इसमें जो लोग आ रहे हैं वो 14 दिन के अंदर अंदर डाल सकते हैं। वो रूल मौजूद है सेफ थर्ड कंट्री का, जो कि USA से जंप करके आते हैं बॉर्डर। ये भी चेंज हो जाएगा बिल C-12 अगर पास हो जाएगा। और बिल C-12 के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि बिल C-12 अभी जो है वो लोअर हाउस से पास हो चुका है, अभी सेनेट में चला गया। सेनेट में इसके ऊपर होगी बातचीत, जो भी उनकी बहस होगी, फिर इसमें चेंजेस आएंगी, फिर ये रॉयल डिसेंट के लिए चला जाएगा, जैसा कि कॉमनवेल्थ का हम हिस्सा है और रॉयल किंग या क्वीन या जो भी उनका डिसेंट चाहिए होता। तो होपफुली ये मार्च में लागू हो जाएगा। फिर ये जो जंप करके आ रहे हैं ये भी नहीं डाल सकेंगे, जो कनाडा के अंदर 12 मंथ से हैं वो भी नहीं डाल सकेंगे। तो वो रेफ्यूजी बैन हो जाएगा। जहां तक आपका एक क्वेश्चन था कि एक्सेप्टेंस का, तो देखिए IRB इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल है, ये IRCC के अंडर नहीं है। तो मैं जैसे रेफ्यूजी के केसेस में बहुत एक्सपीरियंस रखता हूँ, उसमें अगर आपने अपनी परसिक्यूशन
प्रूव कर दी, तो अदालत की तरह है ना, आप जीत जाएंगे। और मतलब आईआरसीसी नहीं है कि स्टूडेंट वीजा एक दफा तो लाइनों में दे रहे थे लोगों को, अब सबके रिजेक्ट कर रहे हैं। विजिटर वीजा सबको दे रहे थे, और अभी जो जेन्युइन केसेस हैं उनको भी रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आईआरसीसी की तरह से उसका सिस्टम नहीं है आईआरबी का। आईआरबी ने आपके प्रूफ्स देखने हैं, प्रोसिक्यूशन प्रूफ आपने अगर साबित कर दिया आपने केस में, बाकी सारी चीजें अगर आपने पूरी कर दी, तो वो आप उनको वो आपके हक में फैसला दे देती हैं। अब जहां तक आपने क्वेश्चन किया कि आगे उनका क्या फ्यूचर है, तो उसमें एक डिस्करेजमेंट की पॉलिसी लाई गई है। 2025 ही का हम जिक्र कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 में हम सब लोगों ने नोटिस किया कि जो प्रोसेसिंग टाइम्स थे उसका सिस्टम ही अपडेट कर दिया आईआरसीसी ने। उस पर उन्होंने अभी अगर आप डालते हैं, अगर आप अभी भी गूगल करना चाहे तो चेक प्रोसेसिंग टाइम गूगल करें, तो जो वो टूल आएगा उसमें आप चूज करें कि कौन सी कैटेगरी है। तो अगर आप उसमें रेफ्यूजी प्रोटेक्टेड पर्सन की कैटेगरी चूज करें और से वेट टाइम पूछें, तो वो कहीं 103 महीने या क्लोज टू 10 ईयर्स बता रहा है। तो वो ये डिस्करेज करने के लिए किया गया। इसी तरह से जो ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स के केसेस हैं वो आराम से 12 महीने में 11 महीने में हो जाते थे। अभी आप उसका वेट टाइम चेक करें तो वो भी 10 ईयर्स शो कर रहा है। तो अमित भाई देखें, 2024 में इन्होंने 3300 लोगों को आईआरसीसी से फारिग किया था, यानी ले ऑफ किया था। गूगल करें तो ये फिगर आपको मिल जाएगा, डेट्स भी मिल जाएंगी। अब ये ग्लोबली हुआ था, यानी कि वो स्टाफ जो कि डिफरेंट एम्बेसीज में, हाई कमीशन में कनाडा में काम कर रहा है, और वो स्टाफ जो कनाडा के अंदर आईआरसीसी के ऑफिस में काम कर रहा है, तो 3300 लोग। तो देखें 3300 लोग इन्होंने फारिग किए थे 2024 के एंड में। तो 2025 के एंड में एकदम वेट टाइम कैसे जंप कर गया? देखें लॉजिकली जब आप स्टाफ कम करेंगे तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वही रहेंगी, तो ऑब्वियसली ये तो 2024 में जंप करना चाहिए था। तो मेरी ये फीलिंग है, ये एक जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया वेट टाइम देखने का, जिसमें कि वो आपसे पूछता है कि जी कौन सी कैटेगरी है, हैव यू अप्लाइड, किस मंथ में अप्लाई किया, तो साथ ही में एक फिगर नीचे आ जाता है और काफी अनरियल सा फिगर है। तो ये डिस्करेज करने के लिए किया गया, ये इसलिए किया गया कि ताकि लोग परेशान हो और यहाँ से चले जाएं, या जो कुछ भी है। लेकिन आबिद भाई इसमें मैं एक चीज आपको मेंशन करना चाहूंगा, जब बजट अनाउंस किया था इन्होंने, तो 1,15,000 इन्होंने प्रोटेक्टेड पर्संस जो कि इनसाइड कनाडा हैं उनको 2026 और 27 में पीआर देने का वादा किया है। आप गूगल करेंगे आपको ये उसमें मिल जाएगा। तो ये एक रोशनी की किरण भी है जहां पे ये डिस्करेज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मायूस नहीं होना चाहिए, जो लोग हैं अप्लाई कर चुके हैं, वेट करना चाहिए, ये टाइम नॉर्मलाइज होगा इंशाल्लाह। ये जो आपने कहा कि ये जो बिल पास हो जाएगा, इसके बाद अमेरिका वाला चक्कर बंद हो जाएगा, जो अमेरिका से लोग क्रॉस करके आ जाते हैं, ये कैसे बंद होगा? उनको वापस भेज देंगे या क्या होगा? अमित भाई अभी भी हमारे पास डाटा मिलता रहता है, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हम अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, अपने रिश्तेदारों के बारे में बताते हैं। बिल C-12 दो बड़ी चेंजेस लेके आएगा रेफ्यूजीज के लिहाज से। जहां तक मैंने बताया कि अभी जो डाटा में बताते हैं वो यूएस उनके जो रिश्तेदार हैं, आइस का इतना सख्त पहरा कह लें या प्रेजेंस कह लें यूएस कनाडा बॉर्डर के ऊपर है, और वो इस ताक में बैठे हैं। ये कुछ क्रॉसिंग पोजीशन है जिनमें के ह्यूमन स्मगलर आपको क्रॉस कराते थे, वो वहां पे लोगों को पकड़ के डिपोर्ट कर देते हैं। तो बहुत कम हुई है वहां से क्रॉसिंग, पहली बात। दूसरी बात, आपने भी न्यूज सुनी थी, अल्बर्टा ने इनके गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा ने अनाउंस किया था, इन्होंने हेलीकॉप्टर्स दिए थे सीबीएसए को। इधर से भी एडिशनल रिसोर्सेज हैं, सीबीएसए का बजट भी बढ़ाया गया था। तो क्रॉसिंग जो है ना वो इलीगल, वो बहुत मुश्किल है। हाँ, सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट के तहत अगर आपका कुछ सगा बहन भाई यहाँ पे रहता है तो वो तो क्रॉस हो रही है, बाकी बहुत मुश्किल हो गया है। और जहां तक आपका क्वेश्चन का ताल्लुक है कि बिल C-12 जब आ गया तो वो बंद हो जाएगा। एक तो वो चीज बंद हो जाएगी, एक और चीज बंद होगी कि इफ यू हैव एंटर्ड इनटू कनाडा 12 मंथ्स और मोर यू कैन नॉट अप्लाई फॉर रेफ्यूजी। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, एक बंदा LMIA पर आया हुआ है, उसको 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, उसने रिन्यू करवाया था, या एक स्टूडेंट आया था, या एक बंदा विजिटर पर आया था,
तो उसको 4-5 साल हो गए, तो वो अभी रिफ्यूजी जब डालता है तो वो नहीं डाल सकेगा। यानी कि 12 मंथ्स अगर आपका फर्स्ट एंट्री है तो यू आर नॉट एलिजिबल, और ये बिल C12 आ जाएगा प्रोबेबली, आप कह लें मार्च में आ जाएगा एक आईडी के मुताबिक, क्योंकि लोअर हाउस से तो ये पास हो चुका। लो, एक हाउस से भी पास हो जाए फिर ये पास हो ही जाता है। अच्छा, जी ये जो आ, मतलब लोग तो क्रॉस करेंगे, कोशिश करेंगे इलीगल मार्च के बाद भी, वो आ जाते हैं, तो फिर उनका रेफ्यूजी केस वो लेंगे नहीं, या लेके उनको फिर रिपोर्ट करेंगे? नहीं, उनका रेफ्यूजी केस नहीं लेंगे। देखिए अभी तक तो बिल, देखिए अभी तक तो बिल है, लॉ बनकर नहीं आया। मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि लॉ में क्या वर्डिंग होगी, ठीक है ना, लेकिन हम एक जो जिस तरह की लैंग्वेज ये यूज कर रही है, जिस तरह की इनकी प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेरे से क्वेश्चन करें कि क्या होगा, तो मैं एक बहुत मोहतात अंदाजे से आपको कह सकता हूं कि वो यहां पर रेफ्यूजी नहीं लगा सकेंगे। या तो ये उनको हैंड ओवर कर देंगे यूएसए को, या फिर ये डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि यूएस कनाडा की जो पॉलिसीज पहले तो डिफर किया करती थी। जिसका जस्टिन ट्रूडो, आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था पिछले टेन्योर में कि जी मैं रेफ्यूजी नहीं लाऊंगा, तो और उन्होंने एक ट्वीट किया था जस्टिन ट्रूडो ने कि जी वी वेलकम देम, तो उसके बाद से एक सलाब चला। तो लेकिन अभी वो नहीं है। अभी जहां पे हमारे गवर्नमेंट के ऊपर यूएस गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर है, इनको पॉलिसीज वो बनानी पड़ रही हैं जो कि यूएस गवर्नमेंट से अलाइंड होंगी, तो वो नहीं डाल सकेंगे, और उनको अच्छा, भेज दिया जाएगा, या डिटेन कर लिया जाएगा, जो भी होगा वो उस प्रोसेस में नहीं जाएंगे। एक चीज कही जा रही है कि उनको फिर प्राक की ऑप्शन दी जाएगी ना, प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट की। तो जैसे मैंने पहले कहा, अभी तो बिल C12 बिल ही है, लॉ बनकर आएगा तो हम देखेंगे कि उनको डिपोर्ट करते हैं या उनको प्रा ऑफर करते हैं, किस कंडीशन में उनको प्रा ऑफर करते हैं। well, कोई ना कोई सोल्यूशन उसका होगा। लेट्स वेट एंड सी कि क्या आता है वो। अच्छा, बहुत शुक्रिया हारिस भाई। अच्छा, ये बताएं कि कनाडा से किसी को डिपोर्ट भी किया जा रहा है कि नहीं? जी, अगर आप कैनेडियन मीडिया को फॉलो करते हैं तो सीबीसी न्यूज को आप सुने, रिकॉर्ड नंबर डिपोर्टेशंस किए इन्होंने इस साल में, और खासतौर पे कुछ महीनों में। अभी जो और फिर इन्होंने जो सीबीएस से का स्टाफ बहुत बढ़ाया, सीबीएसए की नफरी बहुत बढ़ाई, क्योंकि सीबीएसए ही इन्फोर्समेंट करता था। आपको याद होगा कैलगरी में कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, डाउनटाउन के पास, फर्स्ट टाइम हुआ कनाडा में कि सीबीएसए भी आया और पुलिस भी आई। कभी भी कनाडा में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया गया इमिग्रेशन की रिमूवल में, यही अच्छा, कनाडा की हिस्ट्री में है। यानी यूएसए में तो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, तो वो उन्होंने मिलके ज्वाइंटली सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया, तमाम लोगों को चेक किया और डिटेन किया, और फिर उनको डिपोर्ट किया। ये और ये कैलगरी पहले से की शुरू बात हुआ है? हुआ है। आई थिंक आप कह लें 7-8 महीने पहले भी कुछ रेस्टोरेंट्स थे, इंडियन रेस्टोरेंट्स थे, कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स थी एडमिंटन में, कैलगरी में, जिन पे छापे पड़े थे। और जो लोग विदाउट वर्क ऑथराइजेशन काम कर रहे थे, विदाउट वर्क ऑथराइजेशन मतलब एक बहुत रिवाज चल पड़ा था कि जी लोग विजिटर पर आते थे और यहाँ पे काम करते थे। उसमें ऐसा भी हुआ कि लोग सुपर वीजे पे आए तो वो भी काम कर रहे थे, और उनके पास ऑथराइजेशन नहीं थी, या वो स्टूडेंट्स थे जिनका ऑथराइजेशन एक्सपायर हो गई है। तो बिल्कुल डिपोर्टेशन हुई है, बहुत हुई है और हो रही है। और जिस तरह से गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है आगे भी होगा। एक चीज जो गवर्नमेंट कह रही है कि जो फेल्ड रेफ्यूजी क्लेमेंट होंगे, जो आगे अपील नहीं करेंगे और अपने तमाम केसेस को एग्जॉस्ट कर देंगे, उनके रिमूवल को हम क्विक करेंगे। ये बिल C12 के अंदर है। अच्छा, ठीक है। तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि 2026 विल बी अ वेरी डिफिकल्ट ईयर अगर आप कनाडा में आना चाहते हैं किसी भी तरीके से। देखिए आबिद भाई, मैंने सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो पिछले दिनों बनाया था। मैं अपने क्लाइंट्स को भी एडवाइस करता हूँ कि अभी विजिटर वीजास के ऊपर एक तरह की ब्लैंकेट रिजेक्शन हो रही हैं, पढ़े बगैर रिजेक्ट कर रहे हैं। एआई है, शिनूक सॉफ्टवेयर, हम सबको पता है क्या है वो। तो मैं उनको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई कोई इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है, कोई रिश्तेदार बीमार नहीं है, कोई और वजह नहीं है, तो प्लीज अभी आप विजिटर अप्लाई मत करें। और क्योंकि पढ़े बगैर उसने रिजेक्ट कर देना है, और इवन सुपर वीजा की रिजेक्शंस भी हम देख रहे हैं।
और स्टूडेंट्स के लिए भी हम ये कहेंगे कि अगर आप उस रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं, अगर आपका आइल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग स्कोर है, अगर आप 20,600 जो एक अमाउंट है आपके पास पर ईयर खर्च करने की, कॉस्ट ऑफ लिविंग की मौजूद है, फुल ईयर की फीस आप दे सकते हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तभी आप अप्लाई करें। और 2026 में नहीं देख रहा कि कोई बिग चेंजेस आएंगी पॉजिटिव साइड पे। इसी तरह से चलेगा, क्योंकि इकोनॉमी भी जिस तरह से हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस के जो टैरिफ थे वो भी अभी तक नरम नहीं हुए, ट्रेड भी हमारा प्रॉब्लम है, तो जो ओवरऑल एक ग्लूमी पिक्चर है, हाउसिंग का भी एक कुछ प्रॉमिसिंग नहीं है। तो इस इकोनॉमिक पिक्चर को देखते हुए मैं यही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि 2026 में भी इमिग्रेशन के लिए कोई इतना अच्छा साल नहीं होगा। और अगर आप आना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट एंड सी करें, इसमें मायूस होने की बात नहीं है। कनाडा की इमिग्रेशन अगर आप देखें तो ये ट्रेंड्स हमेशा से चेंज होते हैं, इनको लोग चाहिए होते हैं, सूटेबल वर्कर्स इनको चाहिए होते हैं। तो आप राइट टाइम का वेट करें, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, आप अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करें, आप अपना आइल्स का स्कोर बेहतर से बेहतर करें। अगर आप आइल्स के बजाय सेल्पिप दें तो वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। सेल्पिप जनरल में अच्छा स्कोर लेना बहुत आसान है, क्योंकि आजकल हम सिर्फ कंप्यूटर पे काम करने की आती हैं, तो वो बहुत कंप्यूटर फ्रेंडली है। इसी तरह से अगर आपको फ्रेंच आती है थोड़ी बहुत, तो आप अपनी फ्रेंच को इम्प्रूव करें, क्योंकि फ्रैंकोफोन के प्रोग्राम्स भी आएंगे जो कि आ रहे हैं। तो इस तरीके से है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली प्लान करना होगा, क्योंकि देखिए अगर कंपटीशन टफ है तो फिर आपको भी उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होना होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हारिस भाई, ये विजिट वीजे और स्टूडेंट वीजे जो है ये सिर्फ पाकिस्तानियों के रिफ्यूज हो रहे हैं या सब के रिफ्यूज हो रहे हैं? ओवरऑल रिजेक्शन बहुत बड़ी है, ओवरऑल अच्छा। रिजेक्शन बहुत बड़ी है। आपका क्वेश्चन जो है ना वो काफी रेलिवेंट है। वो रेलिवेंट इसलिए है कि इमिग्रेशन कनाडा का हर कंट्री के साथ डिफरेंट सलूक होता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो हमारे ऊपर हाथ पहले भी सख्त था, 2023 में हमारे ऊपर थोड़ा सा हाथ नरम हुआ था, 24 में भी कदरे नरम रहा, तो 25 में नरम नहीं रहा। तो इंडिया से भी बहुत रिजेक्शंस हो रही हैं, तो ओवरऑल रिजेक्शंस बड़ी हैं जी। अच्छा, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके पास ऑलरेडी पहले वीजा था और उन्होंने फिर रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया, उनका रिफ्यूज हो गया? देखिए एआई का रोल है इसमें, एआई उसको रिफ्यूज कर देती है, और फिर उसके बाद आप अगर पहले आते रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप इमिग्रेशन लॉज को फॉलो करते रहे। ओवर स्टे नहीं किया आपने, 6 मंथ्स था, तो जिस दिन आप एंटर हुए तो 6 मंथ्स के बाद और रुकना चाह रहे थे तो आपको जो है ना उसको आपको जो जिसको विजिटर एक्सटेंशन कहते हैं वो डालना चाहिए था, विजिटर रिकॉर्ड आपको लेते और उसको फॉलो किया होता आपने, वो भी था। और बहुत कम रिजेक्शंस हैं सेकंड टाइम में, लेकिन है, मैं उससे इनकार नहीं करूंगा। उसमें एआई का रोल भी है, उसमें ओवरऑल इकोनॉमी का भी रोल है। कुछ कंट्रीज के बारे में इनका बहाना होता है कि वहां की अपनी इकोनॉमी शायद ठीक नहीं है, तो मोस्ट लाइकली यू विल नॉट गो बैक, ठीक है ना, तो आप अपने मुल्क में वापस नहीं जाएंगे। तो वो ये अस्यूम कर लेते हैं जी ठीक है 6 साल पहले तो आप वापस चले गए थे, 5 साल पहले, तो शायद अभी आप ना जाएं, तो उस बेस पे भी बिल्कुल रिफ्यूजल कर देते हैं। चले, थैंक यू। अच्छा, मेरे पास तकरीबन जो मैंने सवालात करने थे हारिस भाई वो मैंने कर लिए। आखिर में अगर आप कुछ मैंने पूछना भूल गया हूँ या आप कुछ कहना चाहते हैं, माइक इज योर्स। हाँ, मैं जहां 2025 की बाकी चीजों का जिक्र कर रहा था, तो 2025 में कुछ और चेंजेस भी आई थी, उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, देखें ये एक बहुत बड़ा हमारी तमाम इमिग्रेंट फैमिलीज का एक शिकवा है। हमारे बूढ़े वालिदैन हैं, उनको हम लाना चाहते हैं कनाडा में। तो 2020 में इन्होंने लास्ट टाइम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की इनविटेशन इनवाइट मांगी थी। अनफॉर्चुनेटली उसी पूल में से ये हर साल कुरानदाजी या ड्रॉ या लॉटरी, जो भी लफ्ज आप यूज करना चाहिए, उस ड्रॉ कर करके और ये देते जा रही हैं। तो इस साल भी इन्होंने
नए लोगों को इनवाइट करने का कोई इन्होंने सिलसिला नहीं किया। और लेकिन इस साल इन्होंने 17,860 इनविटेशंस भेजे थे। तो ये इस साल की चेंज है। और वेट टाइम बढ़ा। वेट टाइम में बताता हूँ किस किस का बहुत ज्यादा बढ़ गया। स्पाउसल स्पॉन्सरशिप दो तरह की होती है, एक इनसाइड कनाडा होती है, एक आउटसाइड कनाडा होती है। लाइक जिनको आप ला रहे हैं, अगर तो वो कनाडा के अंदर है तो फिर आप इनसाइड स्पाउसल डालते हैं। इनसाइड स्पाउसल की जो वेट टाइम था बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। और वो अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाहिए तो 20 मंथ्स 24 मंथ्स इस तरीके से शो कर रहा है। एक वक्त इससे भी ऊपर चला गया था। उसकी भी रीजन इनको ये फील हो रही है कि जो लोग कनाडा में टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं और उनको उनके लिए कोई पाथवे नहीं है और कोई उनके लिए परमानेंट रेजिडेंसी नहीं बन रही, तो वो या तो उनको इनको गवर्नमेंट को शक है या तो वो रेफ्यूजी डाल रहे हैं या फिर वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस या पेपर मैरिज कर रहे हैं। तो वो इनसाइड कनाडा में उसमें भी शक की निगाह से देख रहे हैं। तो वेट टाइम इनसाइड कनाडा का बढ़ गया। हालांकि हमें अच्छी तरह याद है ये 5 से 6 महीने पहले का टोटल हुआ करता था। और फिर उसके अलावा एक और जो इन्होंने बिल पास किया वो था बिल C3। वो इन्होंने सिटीजनशिप का बिल था। वो पहले तो फर्स्ट जनरेशन की लिमिट होती थी। लाइक फर्स्ट जनरेशन से मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये बिल रिसेंटली पास हुआ है पिछले कुछ लाइक हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले, आई थिंक 2 हफ्ता पहले। उसमें ये होता था कि जैसे बहुत से कैनेडियन है जो कि दुबई में रह रहे हैं, तो जो अगर पेरेंट्स में से एक भी कैनेडियन सिटीजन है तो जो बच्चा दुबई में, पाकिस्तान में, इंडिया में पैदा होगा तो वो सिटीजन बन जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन अगर वो बच्चा कनाडा नहीं आता और वहीं पे रहता है तो जब वो शादी करेगा तो वो ही सिटीजनशिप अपनी सेकंड जनरेशन को पास ऑन नहीं कर सकेगा। फर्स्ट पहले जनरेशन तक लॉ। महदूद रहेगी। तो वो जी। इन्होंने उस जनरेशनल लिमिट को खत्म किया। ये एक बहुत बड़ी चेंज आई थी। बिल C12 का तो हम जिक्र कर ही चुके हैं। और फिर एक और इन्होंने नहीं, चेंज अभी एक नई सेकंड, चीज। एक मिनट हारिस जी भाई, सेकंड जनरेशन वाला सिटीजनशिप पास कर सकता है? जी बिल्कुल। वो पास कर सकता है? जी वो अभी रिसेंटली आया है वो बिल बिल और C3 उसको थर्ड कहते हैं। अगर आप जनरेशन? गूगल करेंगे तो हाँ। वो एक्ट बन चुका। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ वो पास ऑन कर सकता है अपनी अगली जनरेशन को ना। बिल C12 के ऊपर हमने कनाडा बॉर्डर स्ट्रॉन्ग एक्ट के ऊपर हमने बात कर ली है। और जब वो आएगा मार्च में आए, अप्रैल में आए, विल सी उसको उसकी क्या होंगी। एक और जो चीज गवर्नमेंट ने अनाउंस की है वो इन्होंने जो फिजिशियंस यहाँ पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, जो कि ऑलरेडी जिनको 12 मंथ्स का पीरियड हो चुका। और डॉक्टर्स में बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये लाइसेंस्ड प्रोफेशन है। तो LMIA पर कुछ कंट्री से डॉक्टर्स आए थे और वो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ भी, प्राइवेटली भी। तो अगर 12 मंथ्स का पीरियड उनको हो गया तो उनके लिए 5,000 स्पॉट्स रखे इन्होंने। उनको ये PR देंगे। ये भी इसी साल का इनका अनाउंसमेंट है। और एक और जो वेट टाइम की हम बात करते हैं तो उसमें जो वर्क परमिट्स इनसाइड कनाडा थे उनका टाइम बहुत बढ़ा दिया गया और 190 से 196 डेज कर दिया गया। और ये काफी ज्यादती है। इसमें वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट की और PGWP अप्लाई कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अब वो बच्चा जो है वो या बच्ची जो 7 to 8 मंथ्स वेट कर रहे हैं, उनके साथ काफी ज्यादती है ये। उनको टाइम पे मिल जाता था पहले वर्क परमिट और फिर वो अपने रेलिवेंट फील्ड में जॉब करते थे ताकि वो PR की तरफ जा सकें। तो ये एक बहुत इम्पैक्ट आया। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज भी इन्होंने अनाउंस की इसी बजट में। इन्होंने कहा जी कि हम एक TR to PR पाथवे खोलेंगे और उसमें 33,000 लोगों को हम जो कि कनाडा के अंदर टेम्परेरी स्टेटस पर हैं उनको हम PR देंगे। 2026 या 27 में अनाउंस होगा। अब ये कब अनाउंस होगा, इसकी क्या कंडीशंस होंगी, कैसी होंगी, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा तमाम लोगों को जो कि PGW पर है, PGWP पर हैं या कि जो कि LMIA पर आए थे और अच्छी स्किल लाइन में हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को इन ऑर्डर रखें। डॉक्यूमेंट्स को कैसे आप इन ऑर्डर रख सकते हैं? आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट को देखिए आपने कब करवाई थी। ये 5 years के लिए वैलिड होती है और आप मेक श्योर करेंगे कि वो वैलिड है।
इसी तरह से आपका लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो उसको आप वैलिड रखें। ये 2 साल के लिए होता है, चाहे आइल्स हो, चाहे सेल्पिप हो, चाहे वो फ्रेंच के हो। अब अभी भाई हमें अच्छी तरह से याद होगा जब पेंडेमिक के बीच में गवर्नमेंट ने पीआर टू पीआर पाथवे अनाउंस किया था तो एक पैनिक थी, लिमिटेड सीट्स थी, अचानक खुला था वो, और उसमें बहुत से बच्चे ऐसे थे कि जो आइल्स नहीं अरेंज कर सके टाइम पे, कुछ पुलिस सर्टिफिकेट अरेंज नहीं कर सके, कुछ के ईसीए वैलिड नहीं थे। तो इस तरीके से उन लोगों को नुकसान हुआ था। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पे टेम्परेरी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को इन ऑर्डर रखें, और गूगल करके आप देख सकते हैं कौन से, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी जो कि सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो जैसे ही वो ओपन हो आप रेडी हो, और क्योंकि वो स्लॉट्स खुलेंगी 33,000 की, और जहाँ पे हम कह रहे हैं कि 3 मिलियन वेट कर रहे हैं, तो 33,000 तो आवर्स में फिनिश हो जाएंगे। ये कुछ तो भी नहीं है, जी बिल्कुल। कुछ भी नहीं है। तो आप जितना प्रिपेयर होंगे उसके लिए, देखिए नाउमीदी की माहौल तो बना हुआ है, लेकिन फिर भी हमें फाइट तो करना है, और कोशिश करनी है आपको। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी लैंग्वेज असेसमेंट को, अपने ईसीए को, हर चीजों को पे एक नजर डाल के रखें और उनको फ्रेश रखें। और अगर आपने कनाडा आने से पहले आइल्स या सेल्पिक दिया था और यहाँ पे आके आपने काम किया या यहाँ पे आपने तालीम ली, तो अभी आपकी लैंग्वेजेबिलिटी बढ़ गई होगी, तो आप दोबारा से टेस्ट देकर देखें और अच्छे से अच्छे स्कोर को अपना एम बनाएं। चले, थैंक यू सो मच हारिस भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की और हम इस इंटरव्यू को मजीद प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, तकरीबन 40 मिनट होने को हैं। तो इंशाल्लाह हारिस भाई फ्यूचर में फिर भी आपके साथ लाइव वीडियोस का सिलसिला अभी जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह, थैंक यू, खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज।